मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन की नहीं संकल्प की जरूरत होती है। नमस्कार एसएनओ एस्पिरेंट्स, आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आरएनसीसी ने प्लान किया है डेली बेसिस पे 2 लाइव टेस्ट सीरीज प्लान, जहां आपको डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं मॉर्निंग प्लस इवनिंग टेस्ट। हर टेस्ट में आपको 40+40 अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न, जैसे 80 एमसीक्यूज का पैटर्न है उसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको 80 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं मॉर्निंग में और 80 एमसीक्यूज इवनिंग में। ध्यान रखें, डेली बेसिस पे 2 लाइव टेस्ट रहेगा, साथ में ही आपको टोटल 60 मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाले। ध्यान रखिएगा, लाइव के बाद में टेस्ट जो है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपके कंटेंट में सेव रहेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना रहेगा आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में, और स्टोर में जाके आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एमसीक्यू है अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्राइटेरिया फॉर मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। क्या पूछा गया लास्ट में? एक्सेप्ट करके पूछ लिया आपसे। तो देखो, ये जो एमसीक्यू सेशन है अपना, लास्ट सेशन के साथ में लिंक हो रहा है, उसके आगे के कुछ एमसीक्यूज थे जो बचे हुए थे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? न्यू बेलार्ड स्केल के बारे में देखा था, किस प्रकार से उससे अपन गेस्टेशनल पीरियड देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर जो मैच्योरिटी है वो अपन असेस करते हैं, ठीक है, कितने उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। किसी ने नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्राइटेरिया फॉर मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्केल। मतलब क्या है कि ऑप्शन में जितने भी आपको क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्राइटेरिया कौन से हैं? फिजिकल क्राइटेरिया हैं। कौन से क्राइटेरिया हैं? फिजिकल क्राइटेरिया हैं। एक को छोड़ के भी कौन सा क्राइटेरिया जो है वो फिजिकल क्राइटेरिया में नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में क्या है? स्किन, लेनुगो हेयर, पामर सरफेस या फिर ब्रेस्ट। क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे अपना आंसर? न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर फिजिकल क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं आता है, या फिर किसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? तो देखिए, जब न्यू बेलार्ड स्कोर की बात होती है उसके अंदर जो क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं, क्राइटेरिया का क्या नाम है? फिजिकल क्राइटेरिया। तो फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर कौन नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा आपका यहाँ पे? करेक्ट रहेगा, क्योंकि पामर सरफेस जो है वो फिजिकल क्राइटेरिया में नहीं देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलेगा? तो देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा? स्किन, स्किन के बाद में लेनुगो, लेनुगो के बाद में आई और ईयर, इसके बाद में क्या आएगा? प्लांटर सरफेस। तो यहां पर क्या बताया गया था? पामर सरफेस। पामर सरफेस नहीं होता है, कौन सा सरफेस होता है? तो प्लांटर सरफेस यहाँ पे क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहता, अगर आपसे नॉर्मली पूछते तो। बाकी जैसे अदर ऑप्शंस में अलग रहता है, कौन सा पूछ लेते भाई कौन सा होता है फिजिकल क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे क्या आंसर रहता है आपका? प्लांटर सरफेस। नेक्स्ट देखिए, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के बाद में लास्ट में कौन होता है? जेनाइटल। किसकी बात हो रही थी? फिजिकल क्राइटेरिया की। किसके फिजिकल क्राइटेरिया की? तो न्यू बेलार्ड स्कोर के फिजिकल क्राइटेरिया। इसका लोवेस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, आज आपस से डिस्कस करके टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, क्योंकि और भी अपने अच्छे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज था अपना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। न्यू एक्सपांडेड बेलार्ड स्कोर के बारे में पूछते हैं, ठीक है। अब तक जो पहले जो एमसीक्यू आते थे वो आते थे केवल और केवल बेलार्ड स्कोर से, मगर आजकल जो है वो एग्जामिनर भी अपडेट हो गए, उन्होंने अपने एमसीक्यूज को अपडेट किया। एमसीक्यू कहां देखने को मिल सकता है आपको? नॉर्थ साइड के प्री में। और कहां देखने को मिल सकता है? निमहांस के अंदर और केजीएमयू के अंदर,
ठीक है। तो बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है इस एमसीक्यू के आने की, तो नॉर्थ साइड के प्री में एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए component of the neuromuscular criteria for maturity according to the expanded न्यू बेलार्ड स्कोर। देखो इससे ना बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और एमसीक्यू भी काफी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, सामने अपन सोल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज का लेवल देख लीजिए आप यहाँ से कि केवल और केवल बेलार्ड स्कोर जो है वो पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अभी कौन सी स्केल पढ़ रहे हैं अपन, एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर। पहले कितना था, बेलार्ड स्कोर। तो कौन सा न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया के लिए क्राइटेरिया की मैच्योरिटी को बताएगा यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया फॉर मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द बेलार्ड स्कोर। हील नी टेस्ट करोगे, फिंगर नोज टेस्ट करोगे, स्कार्फ साइन करोगे, या फिर क्यूबिटल एंगल वहां पे मेजर करोगे, देखोगे। तो आपको न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बारे में कौन सा टेस्ट आपको बता सकता है, ये आपसे पूछा गया है एमसीक्यू में। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एमसीक्यू जो था उसमें क्या बताया था, फिजिकल क्राइटेरिया। और यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया होते कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से आप क्या समझ सकते हो कि मैच्योरिटी कितनी हुई है बेबी की, उसका क्राइटेरिया आपको पता लगाना। तो कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हो, कैसे कैसे आप पता लगा सकते हो, तो देखो न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया इंक्लूड किए गए हैं एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पोस्चर की, इसके बाद में स्क्वायर विंडो, स्क्वायर विंडो कहां पे देखने को मिलेगा आपको, व्रिस्ट के अंदर। इसके बाद में आर्म रिकॉइल, इसके बाद में पॉप्लिटियल एंगल, इसके बाद में कौन आएगा, हील टू ईयर। यहां पे क्या था, हील नी टेस्ट, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो अपना एमसीक्यू करेक्ट होगा कौन सा, स्कार्फ साइन। तो अपना आंसर क्या रहा, स्कार्फ साइन। किसको दर्शाता है, बेबी के अंदर न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को बताता है। ठीक है, अब देखिए स्कार्फ साइन आपको किस प्रकार से न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी दिखाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, क्या होता है स्कार्फ साइन। इज ए स्कार्फ साइन इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया। सबसे पहले तो इसके अंदर करते क्या है, न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया फॉर मैच्योरिटी। इसके अंदर करते करते किस प्रकार से अपन स्कार्फ साइन को मेजर करते हैं, तो देखिए इफ द infant arm is pulled medially across the chest। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इन्फेंट की चेस्ट है और यहाँ पे क्या है, उसकी आर्म है ये। ठीक है, अब इस आर्म को हम क्या करेंगे, यहां से ये कौन सी लाइन होगी, मीडियल लाइन है। ठीक है, इस एल्बो को जो है वो इस लाइन के पास में हम लेके आएंगे। ठीक है, मतलब आर्म को यहाँ पे एल्बो के साइड में पुल्ड करेंगे। ठीक है, खींच खींच के इधर हम इधर लेके आएंगे, तो अब क्या होगा, देखिए इफ हाइपोटोनिक इन्फेंट है कोई, जो बच्चा है उसकी जो टोन है वो भी कम है। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी मिड लाइन, एल्बो क्रॉस द मिड लाइन। और कोई टर्म बच्चा होगा, इफ टर्म बेबी, क्योंकि टर्म बेबी होगा तो वो मेच्योरिटी उसकी बेलार्ड स्कोर के अंदर अच्छे स्कोर उसको मिले होंगे।
ठीक है। तो अगर वो टैम बच्चा है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उसकी नॉर्मल टोन होगी सबसे पहले तो। भाई टैम बच्चा जब है पूरा 37 वीक के बाद में यहाँ पे बर्थ हो रहा है, तो अच्छी बात है कि उसके अंदर टोन जो है वो नॉर्मल होगी। और अगर नॉर्मल टोन होगी तो एल्बो जो है वो रीच नहीं करेगी मिड लाइन को। एल्बो विल नॉट रीच टू द मिड लाइन। तो इस प्रकार से जो है आप इसको स्कार्फ साइन को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके भी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है स्कार्फ साइन, किस प्रकार से उसको मेजर करते हैं, तो देख लीजिए। स्कार्फ साइन से आप क्या मेजर कर सकते हो, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बन रहा था आपका, न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया के अंदर कौन आता है स्कार्फ साइन, क्या देखते हो उससे, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू। इसके बाद में न्यूरोमस्कुलर क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं, कैसे कैसे हम असेस कर सकते हो मैच्योरिटी न्यूरोमस्कुलर की, तो इतने सारे क्राइटेरिया मैंने आपको लिखवा दिया, साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कि कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या होता है स्कार्फ साइन। तो स्कार्फ साइन के अंदर क्या करते हैं, बच्चे की जो आर्म होती है उसको मीडियली चेस्ट के साइड में उसको पुल करते हैं। पुल करेंगे, अगर बच्चा हाइपोटोनिक है, वहां पे न्यूरोमस्कुलर जो उसकी टोन है वो कम है, तो क्या होगी, एल्बो जो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर जाएगी। ये क्या, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल्बो। और अगर बच्चा टर्म बेबी है और नॉर्मल टोन का है तो एल्बो जो है वो क्रॉस नहीं करेगी। ये मिड लाइन है तो उसकी एल्बो कहाँ तक आएगी, यहीं तक आके रुक जाएगी। तो मतलब वो क्रॉस नहीं करेगी, मतलब क्या हो जाएगा, बेबी क्या है, एकदम टर्म बेबी है। और टर्म से भी ज्यादा उसका न्यूरोमस्कुलर जो टोन है वो नॉर्मल है। तो इस प्रकार से इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहेगा, स्कार्फ साइन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहां तक किसी के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने न्यू बेलार्ड स्कोर के बारे में पढ़ लिया है। न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर भी कौन सा, एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर में आपको पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये इमेज देखिए आप सभी के सामने। यहाँ पे क्या है कि टर्म बेबी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्बो जो है, इस बच्चे की जो एल्बो है ये इसके मिड लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, एग्जामिनर इसको देख रहे हैं, स्कार्फ साइन असेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है स्कार्फ साइन हम असेस करते हैं। मीडियली क्या किया जा रहा है, इसकी आर्म को जो क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है चेस्ट के मीडियली। ठीक है, मगर यहाँ पे एक टर्म बच्चा होगा तो इसकी जो एल्बो है, सपोज यहाँ पे अगर एल्बो है तो ये क्या होगी, इसको पुल मतलब वहां पे क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि इसकी टोन जो है वो सही है इसलिए। और ये कौन सा साइन होता है, तो स्कार्फ साइन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साइन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार। इमेज भी देके पूछ सकते हैं आपसे, और इसके डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। टोन कम होगी, टर्म बेबी होगा तो उसके बारे में भी इसमें क्या चेंजेस आएंगे इस साइन के अंदर, ये भी पूछ सकते हैं। और ये किसको बता रहा है, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट द नर्स मेक इनिशियल राउंड ऑन द मेडिकल सर्जिकल यूनिट। ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट के साथ में जो रिपोर्ट मिलने के बाद में नर्स क्या कर रही है, इनिशियल राउंड कर रही है, मेडिकल सर्जिकल यूनिट में नर्स पोस्टेड है। विच पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट, कौन से पेशेंट को जो है वो नर्स सबसे पहले असेस करेगी, देखेगी। ऑप्शंस देखिए, a patient reporting pain who is receiving pain medication with a tibial fracture। कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेन को रिपोर्ट कर रहा है, पेन उसको बता रहा है कि मुझे अभी भी पेन हो रहा है, जबकि उसको क्या रिसीव कर रहा है, पेन मेडिकेशन उसको दी जा रही है। किसके लिए दी जा रही है, क्योंकि उसको क्या हो गया था, टीबिया का उसको फ्रैक्चर हो गया था। सेकंड ऑप्शन देखिए, a patient who experienced seizures overnight and is now on IV वर्स्ट। ठीक है, अभी जो है वो पेशेंट को लास्ट नाइट में क्या हुआ था, सीजर्स आए थे, अभी पेशेंट को क्या किया गया है, आईवी के ऊपर रखा गया है। A patient admitted with uncontrolled एमएसएस receiving IV replacement fluid, एक पेशेंट है जिसको अनकंट्रोल्ड एमएसएस हो रही है, मतलब वॉमिटिंग हो रही है, जिसको अभी आईवी रिप्लेसमेंट चलाया गया है, कंटिन्यू है उसके। A patient with pulmonary disease who is taking nebulized albuterol, एक पेशेंट को क्या हो रहा है, वीजिंग साउंड आ रहा है पल्मोनरी के अंदर, एयरवे वहां पे नैरो हो गया होगा, तो अस्थमा के अंदर आप पढ़ते हो कि वीजिंग साउंड आपको सुनने को मिलता है।
हु इज टेकिंग नेबुलाइज्ड एल्बुट्रॉल, वो अभी उसको क्या दिया जा रहा है, नेबुलाइजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एज ए नर्स आप जब मेडिकल सर्जिकल यूनिट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास में अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं, कंडीशंस के पेशेंट आते हैं, तो वहां पर आप कौन से पेशेंट को देखोगे, ये आपसे पूछा गया है। क्या रहेगा यहाँ पे अपना आंसर? तो देखिए जो इस एमसीक्यू में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों रहेगा करेक्ट आंसर? क्योंकि पेशेंट को मेडिकेशन दी जा रही है मगर फिर भी उसको पेन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज पढ़ोगे, कंडीशन पढ़ोगे, डिसऑर्डर पढ़ोगे। जब कभी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर वाली कंडीशन हो, यहाँ पर बर्न या फिर बर्न वाली कंडीशन हो, तो उनमें क्या होता है, सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्या नाम होता है सिंड्रोम का? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो फर्स्ट एमसीक्यू में आपका आंसर करेक्ट क्यों रहेगा? क्योंकि इस पेशेंट को क्या हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है, क्योंकि मेडिकेशन दी जाने के बाद भी उसको पेन सबसाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, जिसके अंदर हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो प्रायोरिटी रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी में तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आईवी यहाँ पे मेडिकेशन दी जा रही है इसको, और वॉमिटिंग हुई थी डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, उसको आईवी रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है, ये भी ठीक है, अपन ने मैनेज कर दिया। वीजिंग साउंड आ रहे थे, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, एयरवे को डायलेट कर देगा, वीजिंग साउंड रुक जाएंगे। तो इन सब में क्या हो रहा है, इसका मैनेजमेंट हो रहा है। मगर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मगर फिर भी उसको ट्रीट नहीं हो रहा है, तो वो हमारी क्या इमरजेंसी कंडीशन आती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर टाइम पे पता नहीं लगता है, ब्लड वेसल्स और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है इसकी ब्लड सप्लाई, तो एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है पेशेंट के लिम्ब का। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को असेस करना। तो अभी हम क्या देखेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में देखेंगे, क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशंस जो होती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को जनरेट कर सकती है, वो सभी देखने वाले। मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल एकदम लैंग्वेज में समझेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो देखिए अपनी बॉडी में क्या होता है कि जैसे मसल्स है, तो मसल्स के ऊपर क्या रहता है, जैसे देखिए ये मसल्स है, मसल्स के ऊपर क्या हो गया, एक और लेयर आ गई, फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे अपन ये वाली कौन सी, जैसे बोन हो गई। सबसे पहले बोन लेते हैं, बोन के ऊपर क्या आता है, पेरियोस्टियम आता है। पेरियोस्टियम के ऊपर को और कौन सी लेयर आती है, मसल्स लेयर आती है। मसल्स लेयर के ऊपर और आप क्या देखते हो, फेशिया वगैरह, ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपार्टमेंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से कंपार्टमेंट के अंदर कुछ यहाँ पे स्पेशल चीज है। स्पेशल चीज क्या होगी, अपनी बोन हो गई। तो जैसे ही इस बोन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो स्ट्रेन है वो बढ़ेगा, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या, यहाँ की जो लेयर्स है, मसल्स की जो लेयर है, इसके अंदर क्या होती है, नर्व वेसल्स होती है, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ये प्रेशर जब इन पे लगेगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इस्चेमिया होगा, नेक्रोसिस होगा। और अभी तक फिर भी इसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो क्या करवाना पड़ सकता है लास्ट में, एम्पुटेशन। तो ये सारी जो प्रोसेस अपन किस में पढ़ते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पढ़ते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए कि जनरेट किस प्रकार से हो रहा है। तो जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, तो हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ साइन एंड कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिससे हम इसको असेस कर पाते हैं। तो कौन कौन से साइन आप पढ़ते हो यहाँ पे, देखिए, पेन, यहाँ पे क्या आते हैं, 5 पीज आते हैं। ठीक है, 5 पी से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो पेन क्या होता है, अर्लीस्ट साइन। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, जो मेडिकेशन दोगे तो भी रिलीफ नहीं होगा, यही आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था। इसके बाद में और कौन साइन देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे जो नर्व ब्लड वेसल्स पे कॉम्प्रोमाइज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्किन कैसी हो जाएगी, पैलर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरास्थेसिया।
और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाएगी, उसको कुछ सेंसेशन ही फील नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्सलेसनेस। तो ये सारे साइन होते हैं। जब पल्सलेसनेस हो जाएगी तो हमें समझना है कि वहां की ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से हट चुकी है, कट चुकी है। फिर क्या करवाना पड़ सकता है, डायरेक्ट एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। तो ये कुछ हम चीजें पढ़ते हैं किसमें, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। इसलिए अपना आंसर भी जो है वो क्या करेक्ट गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हुआ था। क्या था वो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इससे आपको क्या पूछते हैं, एक तो अर्लीस्ट साइन के बारे में पूछते हैं बस, ठीक है। और लेट साइन का यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। अब तक अर्लीस्ट साइन के बारे में मैंने एमसीक्यू बना हुआ देखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ट्रीट किस प्रकार से करोगे इसको, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या होता है, फेसिया। तो क्या करोगे यहाँ पे, फेशियोटोमी। ओपनिंग बना देंगे ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई वहां पर जो है वो आराम से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब स्वेलिंग वगैरह होती है तो उससे भी क्या हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि जब एक्सटर्नल स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो वो क्या कर सकती है, ब्लड वेसल्स को कॉम्प्रोमाइज करती है, ठीक है। तो आप देखो और कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो देखिए एक कंडीशन होती है कौन सी, इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और एक कंडीशन और होती है कौन सी, ट्रॉमा की। देखो एक ट्रॉमा तो हमने पढ़ लिया था, फ्रैक्चर वाला ट्रॉमा तो हमने देख लिया, फिर फ्रैक्चर होगा तो किस प्रकार से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। एक और होता है जब ब्लंट ट्रॉमा होता है तो क्या होता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग शुरू होती है या फिर एब्डोमिनल इंजरी होती है। ये भी क्या लीड कर सकता है, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब आप किस प्रकार से मेजर करोगे एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ट्रॉमा होगा, एब्डोमिनल इंजरी होगी, तो ये कैसे होगा, एक्यूट, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, सडनली यहाँ पे प्रेशर अराइज होगा। तो अब आप इस प्रेशर को किस प्रकार से देखोगे, इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन। तो यहां पर इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर रहता है उससे अगर 12 mm ऑफ एचजी अगर ज्यादा होता है तो ये क्या लीड कर सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, ठीक है। और अगर ये मोर देन 20 mm ऑफ एचजी तक चला जाए, ठीक है, बेस लाइन से मोर देन 20 mm एचजी तक चला जाए, तो ये क्या होता है, एक फेटल कंडीशन हो जाती है फिर पेशेंट के लिए। तो कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो देखिए नॉर्मल रहता है 10 से लेके 15 mm ऑफ एचजी तक, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की बात हो रही है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल आईएपी कितना देखने को मिलता है, 10 to 15। अगर ये 12 से ज्यादा हो रहा है, मतलब 15 से अगर ज्यादा हो रहा है नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या लीड कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन। इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन, जैसे हाइपरटेंशन की भी लिमिट होती है, ठीक है। अपन कहते हैं जैसे प्री हाइपरटेंशन स्टेज वगैरह, हाइपरटेंशन को हम अलग अलग स्टेज के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका अलग अलग यहाँ पे वैल्यू आती है। मगर यहाँ पे देखो नॉर्मल किसको माना गया है, 10 to 15 को यहाँ पे विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखते हैं। मगर अगर यहाँ से 20 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या लीड कर देगा, इंट्रा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जब इसका लेवल 20 से ज्यादा हो जाएगा और ये कंडीशन एक प्रकार की फेटल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको जो है वो टाइमली ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनेगा यहाँ से वो बनेगा, मेजर किससे करोगे, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन। तो कौन से वे से आप मेजर कर सकते हो इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन, तो ये आप मेजर कर सकते हो बाय मेजरिंग ब्लैडर प्रेशर। ब्लैडर प्रेशर को जब मेजर करते हैं तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वहां पे जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना आ सकता है, और ब्लैडर में भी कहाँ पे
मेजर करोगे? ये एमसीक्यू और आपको डीप में अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ब्लैडर में भी कहाँ पे करोगे, तो इंट्राल्यूमिनल ब्लैडर प्रेशर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे अपने रिलेटेड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहती है? फेशियोटोमी, बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना। और ये जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है, पेन, पैलर, पैरास्थेसिया, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, इसको भी आप यहाँ पे याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो इसी से बना था। अपना पेन हुआ था पेशेंट को, सबसाइड नहीं हो रहा था बार बार मेडिकेशन देने के बाद भी, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ट्रीट करोगे। और ट्रोमा की वजह से जो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ट्रोमा कौन सा हो सकता है? पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो सकता है, इंट्रा पेरिटोनियल जो है वो हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी में हेमरेज हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे पेल्विक फ्रैक्चर अगर हो गया पेशेंट को, तब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म जो है उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है वो प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पे जो है वो इंक्रीज करते हैं। और मोर देन 20 अगर चला जाता है तो ये क्या लीड कर सकता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। तो ये तो थोड़ा एडवांस लेवल का हमने थोड़ा यहाँ पे देखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी हर प्रकार से प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे, ठीक है। आप बेसिक चीजें जो आप सभी को याद रखनी है तो रखनी है, क्योंकि बेसिक भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बट क्या है कि थोड़ा एडवांस मैं हो रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये थोड़ा एडवांस लग रहा है तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं वापस से अपन क्या करेंगे, बेसिक तक ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आजकल आपने देखा होगा लास्ट नोट सेट जो था, प्री में काफी अच्छे एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का जो है वो प्री आराम से निकले, और मेंस तो आराम से निकलेगा आपका फॉर श्योर, क्योंकि प्री में ही यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे चैलेंजिंग रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following drug potentially result in pyloric stenosis in infant? कौन सी ऐसी ड्रग है जो पायलोरिक स्टेनोसिस जो कंडीशन कोज कर सकती है इन्फेंट के अंदर? कौन सी ड्रग कोज कर सकती है पायलोरिक स्टेनोसिस को? देखिए ऑप्शंस देखिए, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीजन, क्लोरामफेनिकोल या फिर टेट्रासाइक्लिन। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो पायलोरिक स्टेनोसिस जो है कोज कर सकती है इन्फेंट्स के अंदर। अब देखिए होता क्या है पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस पे जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं भाई और कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो इन्फेंट में और कौन कौन सी कंडीशंस को कोज कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम। लिथियम क्या कोज करती है? एब्स्टीन एनोमली। एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए बाद में, ताकि आपको वापस से वीडियो रिवीजन ना करने को मिले, ठीक है। यहाँ से जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो क्योंकि ये सारी चीजें हम जो अपने रेगुलर क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो कुछ टाइम बाद में जो क्लासेस है वापस से हटा दी जाएगी, ठीक है। तो आप साथ साथ में इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। तो देखो लिथियम क्या करता है? एब्स्टीन एनोमली कोज करता है। जिस प्रकार से ये एमसीक्यू बना है, लिथियम से भी एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन D3। विटामिन D3 क्या कोज कर सकता है? सुप्रा वाल्वुलर आओटिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट ड्रग से क्या एमसीक्यू बन सकता है? थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड से क्या एमसीक्यू बनेगा? ये क्या कोज करता है? फैकोमेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बिमाजोल।
कार्बिमाजोल या फिर कुछ कई बार एमसीक्यू में क्या रहता है, मेथिमाजोल। तो इनसे क्या होता है, एप्लास्टिक क्यूटिस कंजेनाइटल। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और ड्रग दी गई है, क्लोरामफेनिकोल। तो जो क्लोरामफेनिकोल होती है, ये जो है वो क्या कोज करवाती है, इससे बहुत फेमस एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है, ग्रे बेबीज सिंड्रोम। इसमें जो बेबी का स्किन का डिस्कलरेशन है वो ग्रेइश हो जाता है, ठीक है। और ये अपन कह सकते हैं एक प्रकार से, यहाँ पर जो क्या होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स होने की वजह से बेबी का जो स्किन डिस्कलरेशन है कैसा हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसके बाद में देखिए, और अगर हम ड्रग की बात करें तो और क्या हो सकता है, वारफेरिन। वारफेरिन क्या कोज कर सकती है, नेजल हाइपोप्लेजिया। इसके अलावा फेरिंजियल डिफेक्ट। इसके अलावा लास्ट जो होती है वो कौन, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या करता है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। तो ये जो सारी कंडीशंस है, जो है वो मोस्ट जो ड्रग्स से एमसीक्यू बनते हैं आजकल, तो वो सारी जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स है क्या क्या प्रॉब्लम्स कोज करती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अभी हम जो पढ़ेंगे आज वो क्या पढ़ेंगे, पायलोरिक स्टेनोसिस पीडियाट्रिक का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जहां से पीडिया से एमसीक्यू आए हो तो वहां पर आपको हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस से एक एमसीक्यू आपको जरूर मिलता है। इसके अलावा जिन बच्चों को कंप्लीट 6 मंथ के लिए कोचिंग चाहिए, या फिर एक नॉर्सेट एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान चाहिए, ठीक है, मेनली तो टेस्ट सीरीज प्लान, यहाँ पर जो नॉर्सेट के लिए क्रैश कोर्स भी है, उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर आपको उस क्रैश कोर्स के बारे में बताया जाएगा, पूरा डेमो क्लासेस वहां पे उपलब्ध है। बाकी नॉर्सेट के लिए जो प्लान है 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए, ये अमाउंट हमने रखा है, काफी एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। नीचे आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सपोर्टिव नंबर है 9588567774। तो देखिए, अभी अपना जो टॉपिक है कौन सा, पायलोरिक स्टेनोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस भी कहा जाता है इसको, या फिर शॉर्ट में आपको एमसीक्यू में एचपीएस भी देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्या होता है, तो देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रोफी ऑफ टू मसल्स ऑफ पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस पार्ट की दो मसल्स लेयर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। उसके साइज के अंदर क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी पाइलोरिस। अब इससे क्या होगा, जब हाइपरट्रोफी होगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो ये क्या एक तरीके से स्टेनोसिस का काम करेगा, मतलब ठीक है, हार्डनेस वहां पे देखने को मिलेगी आपको, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा तो यहां से एक और एमसीक्यू मिलता है कि जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मास लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओलिव शेप मास, ठीक है। एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन से टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, तो ओलिव शेप मास जो है वो बच्चे के एब्डोमन एरिया में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा इसी से कि लोकेशन बताइए ओलिव शेप मास की। भाई एब्डोमेन में तो मिलता है, सबको पता है, क्योंकि स्टमक भी कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी में ही है। तो लोकेशन बताइए, तो लोकेशन क्या होती है इसकी, राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है, पूछा जाता है। जैसे आपके गाइड वगैरह रहती है जिसमें बेसिक एमसीक्यूज रहते हैं, पीआर यादव वगैरह हो गई और टारगेट हाई हो गई। ठीक है, जो अच्छी अच्छी गाइड्स है जहाँ पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, उनको आप देखोगे तो ये दोनों एमसीक्यू जो है वो वहां पर पूछे जा चुके हैं। लाइक जैसे कुछ ईएसआईसी के अंदर पूछा गया है। लाइक देखो मैं क्या पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम में एमसीक्यू आ चुके हैं वो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे बता रहा हूँ, ताकि आपको अलग से वापस कहीं कुछ एक स्पेशल एमसीक्यू के लिए गाइड्स को नहीं खोलनी पड़े बार बार। और साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपके पास एकदम प्रिसाइज नोट्स रहेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, कि हाँ इनमें से मेन मेन एमसीक्यू टॉपिक के कौन से हैं, ये मेन मेन एमसीक्यू है तो ये मैं पढ़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, या फिर आप कह सकते हो हाइपरट्रोफी जो होती है, इस हाइपरट्रोफी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि कितनी हाइपरट्रोफी होगी तो उसे हम एबनॉर्मल कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका यहीं से बनेगा कि हाइपरट्रोफी जो होती है वो कितनी मानी जाएगी, उसको एबनॉर्मल मानेंगे। ऐसे मसल की लेयर है, उसकी नॉर्मल कुछ थिकनेस तो होती है, मगर उससे भी ज्यादा कितनी होगी तो उसको एबनॉर्मल कहेंगे। तो देखिए, जो मसल लेयर है उसकी नॉर्मल थिकनेस से ज्यादा, लाइक जैसे 3 mm या फिर 3 mm से ज्यादा की थिकनेस को, और साथ में जो पाइलोरस पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 14 mm या फिर इससे ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। और एक किसमें होता है प्रॉब्लम, इन्फेंट के अंदर। और इन्फेंट में भी कौन से टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो विद इन 30 डेज वाले इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम उन्हीं की है ये। तो ये हमने पता कैसे लगाया, ये हमने पता लगाया यूएसजी से, अल्ट्रासोनोग्राफी की हमने, उससे हम जो ये कंडीशन देख सकते हैं। तो आपने साइन देख लिया यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद में देखिए ऑब्स्ट्रक्शन था यहाँ पे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो देखो नेक्स्ट यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक साइन आएगा क्या, वॉमिटिंग। पेशेंट को क्या होती है, सीवियर वॉमिटिंग होती है। तो इस वॉमिटिंग के जो हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल का क्या मीनिंग होता है, तो फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली यहाँ पे क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, साथ में इसी से एक और एमसीक्यू बनता है कि वॉमिटिंग का नेचर क्या रहता है। वॉमिटिंग का नेचर क्या रहता है, किस टाइप की होती है, कैरेक्टर क्या रहता है वॉमिटिंग का। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पाइलोरस से आगे वाले जो पार्ट के अंदर लिंक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, ओलिव लाइक शेप मास बन गया। ठीक है, थिकनेस हो गई, तो जो यहाँ पर आगे जाके जो बाइल जूस वगैरह मिक्स होता है इसके अंदर, वो यहाँ पे मिक्स हो नहीं पाएगा वोमिटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो इससे आगे का जो कंटेंट यहाँ पे पड़ा होगा वही यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो वॉमिटिंग होगी उसका नेचर क्या रहेगा, नॉन बाइलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक आंसर अपना आ गया कि भाई नॉन बायलस क्यों होता है, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, एक और एमसीक्यू आप सभी के सामने निकल के आ गया है। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको रिमेंबर याद नहीं करवाते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं आपको कि साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे। वॉमिटिंग हो रही है, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू इसी वॉमिटिंग से निकालते हैं अपन बाहर। देखिए जो वॉमिटिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा। तो क्या आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलेंगे, तो देखिए हाइपोक्लोरेमिक, सेकंड जहां से एमसीक्यू बना हुआ है हाइपोकैलेमिक। और जब हाइपोकैलेमिक होता है तो जो कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो मेटाबॉलिक
कौन सा? एल्कलोसिस। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एचपीएस के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है यहां पर। अब देखिए यहां पर आपको एक साइन और मुझे समझाना है। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, फ्लूइड वॉल्यूम से वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफिसिट हो रहा है। डिफिसिट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम एंड H+। ठीक है, यूरिन के साथ में क्या एक्सक्रिएट होंगे, पोटेशियम और H+ आयन। और क्या प्रिजर्व होगा, एंड प्रिजर्व क्या होगा, सोडियम एंड, कह सकते हैं सोडियम अकेला कभी प्रिजर्व नहीं होता, अपने साथ में वाटर को भी लेके आता है, तो सोडियम को मेन प्रिजर्व किया जाता है यहाँ पे। तो देखो यूरिन के अंदर यहाँ पर पोटेशियम एंड H+ आयन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक्सक्रिएट हो रहे हैं। तो इस साइन को हम क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, मगर फिर भी यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन के लिए अगर मैं एक नाम लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोक्लोरेमिक और साथ में हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया विथ, अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। और यहां पे एक लाइन और लिखना चाहूंगा, विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर एचपीएस के अंदर इतना यहाँ पर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इतना सब कुछ समझ में आ चुका है आप सभी के। ठीक है, देखिए नॉर्मली तो क्या है कि मतलब यहीं तक ओली शेप माश होता है, किस प्रकार से इसको डायग्नोज करोगे, सर्जरी क्या करोगे, इतना सा ही ये टॉपिक है। मगर आजकल एग्जाम के अंदर थोड़ा एडवांस हो चुके हैं सब, तो थोड़ा आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने नोट्स में अगर आपके नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज आप इसको मेंशन कर लीजिए, ताकि जब से आप आगे से इसका रिवीजन करो तो यहां पर आपको समझने में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट यहीं पे एक और डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या होगा इसके अंदर। तो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक साइन आप देख सकते हो यहाँ से। आपको क्या करना है, कंफर्म करना है कि क्या रीजन हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, और अच्छे से आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपको ज़्यादा पता लगाना है तो आप क्या कराओगे, अपर जीआई बेरियम स्टडी। क्या करवाना पड़ेगा आपको, अपर जीआई की बेरियम स्टडी आपको करवानी पड़ेगी। तो जब आप अपर जीआई बेरियम स्टडी कराओगे तो आपको यहाँ पर दो मेजर साइन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो मेजर साइन होंगे, फर्स्ट साइन आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा डबल ट्रैक साइन, और सेकंड साइन आपको जो देखने को मिलेगा यहां पर आपको शोल्डर साइन, या फिर आप कह सकते हो ट्रिपल ट्रैक साइन। तो ये यहाँ पर कुछ साइन आते हैं जब आप बेरियम स्टडी करते हो तब। ठीक है, तो यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पायलोरिक स्टेनोसिस टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यहां तक किसी के भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या हो सकता है पेशेंट को, साथ साथ में वोमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बच्चे को, तो डिहाइड्रेशन को भी ट्रीट करना पड़ेगा।
ठीक है। और क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? वेट जो होता है वो बेबी का वो कैसा होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार वोमिटिंग हो रही है, जो वो खा रहा है पी रहा है सब कुछ जो है वो बाहर निकल रहा है उसका। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि ड्रग कौन सी होती है, कौन सी ड्रग की वजह से ये होता है, तो इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन ड्रग जब ली जाती है कौन से टाइम पीरियड के अंदर, 3 to 13 डेज के बीच में, आफ्टर बर्थ 3 to 13 डेज के बीच में अगर इरिथ्रोमाइसिन बच्चे को दी जाती है तो ये क्या लीड कर देता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इस ड्रग को ध्यान में रखना, ट्रिपल स्टार एमसीक्यूज है ये, बार बार एग्जाम में आने लायक एमसीक्यू है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज हमने सीखे हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके। तो सबसे पहले किसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन को, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होती है एडल्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन को हम क्या कर देंगे, ट्रीट करेंगे। तो क्या करोगे, फ्लूइड थेरेपी शुरू करोगे, क्या कहेंगे हम, फ्लूइड रिसैसिटेशन। तो यहां से देखिए एक बहुत ही प्यारा एमसीक्यू बनता है, कौन सा फ्लूइड यहाँ पर यूज में लेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। सबसे पहला एमसीक्यू तो यही है आप सभी के लिए, कौन सा फ्लूइड यहाँ पे यूज में लेंगे, जल्दी से अपने मन में इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पर क्या रहेगा, तो आइसोटोनिक फ्लूइड। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आइसोटोनिक फ्लूइड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम कब शुरू करना है, जब प्रॉपर यूरिन आउटपुट होने लग जाए बच्चे का। ठीक है, मतलब प्रॉपर यहाँ पर यूरिन आउटपुट अचीव हो जाए तब। अचीव्ड होने के बाद में हम क्या करेंगे, पोटेशियम उसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पोटेशियम की ओवरडोज हो जाएगी अगर यूरिन आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे, यूरिन आउटपुट बराबर आने लग जाएगा बच्चे का। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पोटेशियम देंगे, क्योंकि हाइपोकैलेमिक भी इस कंडीशन में हो जाता है। नेक्स्ट यहीं से एमसीक्यू बनेगा कि किस रेट से और क्या फ्लूइड देना है, इसकी डोज क्या रहनी चाहिए। ठीक है, यहां से भी एमसीक्यू बनता है। देखो क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे आपके बारे में कि समझ में तो आ रहा है आप सभी के। नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा कि बेसिक सी चीजें आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि देखिए सबके मन में ऐसा है कि इतना ज्यादा डीप में नहीं आता है। मगर एम्स अब से पूछेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर भी काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यू निकाल के लाया था वो, इस बार भी वो और अच्छे एमसीक्यूज बनाएगा। ठीक है, फिर आप लोग करोगे ऐसे कि यार ये एमसीक्यू कहाँ से पूछा, पता ही नहीं, किसी कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो बता दीजिए हमें, ताकि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे आके वीडियो देख के ना तो आप लाइक करते हो, ठीक है, ना आप कमेंट्स करते हो। ठीक है, आके देख के चले जाते हो। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से कि सबसे पहले आप फ्लूइड ऑफ चॉइस में आइसोटोनिक हो गया, अब क्या दोगे यहाँ पे, डेक्सट्रोज। कितने परसेंट, तो 5%। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज दोगे। इसके साथ में और क्या दे सकते हो, 0.45% क्या दे सकते हो, सेलाइन दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में ये तो हो गया आइसोटोनिक फ्लूइड। अब जब फ्लूइड वॉल्यूम आपका अचीव हो गया है और यूरिन आउटपुट यहाँ पे नॉर्मल आने लग गया, तो अब क्या दोगे, पोटेशियम दोगे। कितना दोगे पोटेशियम, इसकी भी डोज है 2 to 4 मिली इक्वलेंट पर केजी। ये क्या रखना है आपको, पोटेशियम की डोज। ठीक है, यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से आगे इसको बढ़ाते हैं, पूछ लेगा कि किस रेट से देना है, रेट क्या होनी चाहिए करेक्ट करने को। ठीक है, पोटेशियम करेक्शन यहाँ पे करना है, क्यों हाइपोवोलेमिक हो गया तो सही से देना पड़ेगा। ठीक है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन भी है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे, और बेबी की जो है वो हंगर भी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बार बार वो वॉमिटिंग करता रहता है इसलिए। ठीक है, रेट क्या रखोगे आप यहाँ पे, तो 150 to 175 ml पर केजी फॉर 24 आवर्स। तो ये यहाँ पे क्या रहेगी, रेट रहेगी। तो देखो
4 एमसीक्यूज बन के आ गए अपने लिए, एकदम न्यू एमसीक्यू है, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा प्री में पूछ सकते हैं, मेंस के लायक भी ये टॉपिक बन जाता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इतना सारा हमने क्या कर दिया, करेक्ट हमने कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक देखो प्रोसीजर होता है, सर्जरी करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर रिसैसिटेशन हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, पाइलोरस पार्ट को यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपनिंग करेंगे, यहाँ पे पाइलोरोमायोटोमी करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या है इसका, फ्रेड रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। ये वाली सर्जरी करते हैं। ठीक है, सबने क्या पढ़ा है, रैमस्टेड प्रोसीजर पढ़ा है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में होता क्या है, तो फ्रेड रैमस्टेड प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, पाइलोरोमायोटोमी होती है। ठीक है, और ये कब करते हैं, जब आपका ये फ्लूइड वॉल्यूम अच्छे से आ चुका है, पोटेशियम लेवल अच्छे से हो चुका है, इसके बाद में ही आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा पेशेंट को, उससे पहले नहीं दे सकते। सबसे पहले ये फ्लूइड यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये सर्जरी होगी, उसके पहले सर्जरी नहीं होगी। इसके लिए ये फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा, और मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है किस प्रकार से क्या किस प्रकार से आप क्या इसको हैंडल करोगे चीजों को। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अपना क्या टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, मैं आपको कुछ रेडियोलॉजिकल साइन बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो क्या है, रेडियोलॉजिकल साइन। जो यहाँ पे हम साइन बता रहे थे ना, डबल बबल्स, जो अपना इसके पहले मैंने आपको साइन सजेस्ट किए थे, कौन सा, शोल्डर साइन। ठीक है, उस प्रकार से वो साइंस किस में देखने को मिलेंगे आपको, जब आप एरिया मिनिमा दोगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो वहां पर आपको साइन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सिंगल बबल अपीयरेंस साइन, किसमें देखने को मिलता है, तो पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट, थंब प्रिंट साइन। ये किसमें देखने को मिलता है, तो इस्चेमिक कोलाइटिस के अंदर। इसके बाद में थर्ड साइन देख लीजिए, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आपको जब बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, कौन से कंडीशन के अंदर, इलियल एंड जेजुलल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। इसके अलावा एक और साइन होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डबल बबल साइन। तो डबल बबल साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ड्यूडेनल अट्रेशिया में। यहां तक किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई मतलब मैंने ये काफी एज्यूम कर लिया कि अब आप मेरे साथ साथ में नोट्स अपने बना रहे हो। ठीक है, मैं 100% कह रहा हूं कि अगर एमसीक्यूज आएंगे आपके एचपीएस के टॉपिक से, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या पूछ सकता है वो आपसे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ सकता है, तो उसमें आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, डिहाइड्रेशन को देनी है, फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन करना है, उसके बाद में क्या करना है, सर्जरी करनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना। ठीक है, एयरवे सर्कुलेटरी वॉल्यूम वगैरह वो सबको तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे नर्सिंग, आप इससे आपके नर्सिंग के जो प्रायोरिटी एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इनसे आपके डायरेक्ट प्री के लेवल के एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, और क्या, ये जो ट्रीटमेंट की मैंने आपको बताया है, यहाँ पे सर्जरी कौन सी करोगे, फ्रेड रैमस्टेड पायलोरोमायोटोमी करेंगे। ठीक है, पायलोरेक्टोमी नहीं करेंगे, मायोटोमी करेंगे। तो इसके बारे में भी ध्यान में रखना, जो पढ़ रहे हो वो समझ में आना चाहिए। खुद का पढ़ाया हुआ, खुद का लिखा हुआ आपको ज्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा। तो यहाँ पर टॉपिक क्या था अपना, हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। चलिए, एक साइन और मुझे यहाँ से याद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग से कॉलम बना के, हरग्लास स्टमक।
हार्ग्लास स्टोमक कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो पाइलोरस स्टेनोसिस के अंदर। ठीक है, हार्ग्लास स्टोमस स्टेनोसिस स्टोमक, ये भी क्या है कि यूएस, जब आप यूएसजी करोगे तो आपको इस प्रकार का जो है वो हार्ग्लास जैसी स्ट्रक्चर आपकी स्टोमक की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा हो और आपने खूब सारे नए एमसीक्यू सीखे हैं। ठीक है, और साथ साथ में डेली इनका रिवीजन भी करते जाइएगा ताकि एट द एंड आपको पास में काफी सारा मैटर रहे, और साथ में आप उनको रिमेम्बराइज भी साथ साथ में करोगे तो आपको एग्जाम टाइम में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा कि हाँ, मेरा जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन मैंने कर रखी है। ठीक है, टारगेट क्या है अपनी प्रिपरेशन का? एम्स नोट सेट, उसके बाद में आपके जो फॉर्म एडिशनल आपने जो फॉर्म भर रखे हैं केजीएमयू निम्हांस वगैरह, ठीक है, उनमें भी ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। वहां पर अगेन हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर एक डिजीज कंडीशन को मैं पढ़ाऊंगा, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप फीडबैक दोगे तो मुझे क्या, उससे थोड़ा पता लगता है कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से वो समझते हैं, ठीक है, टॉपिक को उनको किस प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं उसके तरीके से अपने आप में वेरिएशन लेके आऊंगा मेरी टीचिंग में। ठीक है, तो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं भी नहीं सीख पाऊंगा कि मुझे और मुझ में क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। तो थैंक यू सो मच। एज ए काफी अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस चल रही है, तो डेली आपको क्लास लेनी है। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उसको ऑल पे क्लिक किया करो। ठीक है, ताकि ऑल करोगे तो आपको पास में हर नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसके लिए ओके, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अभी करंट में रनिंग है, और वहां पर आपको जो है वो लाइव टेस्ट रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और डेली आपको रैंकिंग मिलेगी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, न्यू मंथली डेली टेस्ट सीरीज जो है वो वहां पे ऐप के ऊपर हमने रिलीज कर दिया है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डेली टेस्ट सीरीज का जो है वो शेड्यूल मिलेगा, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। डेली 80 to 100 एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। डेली रिजल्ट का एनालिसिस होगा वहां पे, और यहाँ पर आपको डेली अपडेटेड कंटेंट्स के साथ में आपको जो है वो इम्प्रूव भी कर सकते हो। इतनी अच्छी हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से डे पे कौन सा टेस्ट होगा। तो देखिए, ये जो आपका नवंबर मंथ का शेड्यूल है, इसके अंदर देखो 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जो है वो टेस्ट यहाँ पे हमने शुरू करवा दिया गया है यहाँ से। इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम का टेस्ट रहेगा, उसके बाद में प्री नॉर्सेट और केजीएमयू निमांस का, उसका एक कंबाइंड टेस्ट हमने बना रखा है। लाइक आपके कंटिन्यू जो डेली टेस्ट सीरीज हो रही है उनके साथ में आपके प्री नॉर्सेट, केजीएमयू निमांस, इनके लिए कंबाइंड टेस्ट बनाया गया है। इसके हमें देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, ओबीजी पीडिया, ठीक है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के क्वेश्चंस, ठीक है, वीकली स्पेशल प्री नॉर्सेट टेस्ट, साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। टोटल जो 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके यहाँ पे शेड्यूल बताया गया है जो आपके एग्जाम में आने को रहते हैं चांसेस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट पेपर बनाए गए हैं।